अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि लास्ट लेक्चर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स। और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स में हम लोगों ने रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग, जिसमें हम लोगों ने फाइजोस्टिगमीन के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन के एक्शन को मिमिक करती हैं, और वो हम लोग उनको ऐसी ड्रग्स को 3 तरह के क्लासेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग जो कि डायरेक्टली उसकी सिंथेसिस में, उसकी प्रोडक्शन में या फिर उसकी बाइंडिंग में मदद करती हैं। इनडायरेक्ट एक्टिंग ऐसी होती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन की हेल्प कर रही होती हैं, लेकिन घूम फिरा के। कैसे कि वो उस एंजाइम को रोक देती हैं जो कि क्या कर रहा है कि हमारे एसिटाइलकोलिन को तोड़ रहा है। ठीक है, वो उस एंजाइम को इस एंजाइम को एसिटाइलकोलिन एसिडेज एंजाइम, या फिर जिसे आप लोग कोलिन एसिडेज एंजाइम कहते हो, जो कि हमारे एसिटाइलकोलिन को तोड़ देता है कोलिन और एसीटेट के अंदर। इसको अगर हम लोग स्टॉप कर देते हैं, इसके काम के एक्शन को अगर हम लोग रोक देते हैं, तो इसको आप लोग कहते हो कि इनडायरेक्ट एक्टिंग काम कर रही हैं। कुछ ड्रग्स होते हैं जो उसको जब तक वो रहेंगी हमारी बॉडी में, जब तक बाइंड रहेंगी, तब तक वो उसके इफेक्ट को रोक के रखेंगी। और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एक दफ़ा जुड़ गई हैं तो फिर उस एंजाइम को खराब तबाह व बर्बाद कर दिया, दोबारा वो काम करने के काबिल नहीं रहता एंजाइम। ऐसी ड्रग्स को आप लोग इरिवर्सिबल और इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स का नाम देते हो, राइट। हम लोगों ने रिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर फाइजोस्टिगमीन के बारे में पढ़ा था। इरिवर्सिबल एक्टिंग या फिर इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट ड्रग्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग कहते हो कि कोलिनर्जिक कि हमारे पास दिस वन कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट या इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स होती हैं वो 2 तरह की हो गई, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर हम लोगों ने फाइजोस्टिगमीन के बारे में पढ़ा था कि अगर तो ये उस एंजाइम के साथ जाकर जुड़ जाती है और जब तक ये हमारी बॉडी में रहेगी उस टाइम तक असर दिखाती है, और जब इसकी 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 मिकदार ख़त्म, इसकी खुराक ख़त्म, यानी कि इसका असर ख़त्म हो गया, ठीक है, तो एंजाइम आपका फिर से काम करने लगता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है उसका एक्शन। जबकि कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि एक दफ़ा एंजाइम के साथ जुड़ गई तो फिर उसको दोबारा काम करने के काबिल नहीं रह छोड़ती, ठीक है। ऐसी ड्रग्स को आप लोग इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स का नाम देते हो। अब हम लोग इकोथायोफेट को लिखना चाहते हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे क्लूज हैं। हम लोगों ने याद किया हुआ है क्लासिफिकेशन से कि इकोथायोफेट जो है वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। या सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो है एक पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, ठीक है। या फिर आप लोग कहते हो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट है, या इसके बाद आप लोग कहते हो इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। इसके बाद आप लोग कहते हो, अगर आप लोग इकोथायोफेट की बात करो तो इधर से आप लोग याद कर सकते हो फेट, इसके अंदर फॉस्फेट का ग्रुप होता है और वाज़ेह तौर पर नजर आता है। इट इज अ सिंथेटिक ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स। इसके ऊपर ऑर्गेनोफॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप इसके ऊपर वाज़ेह तौर पर नुमाया नजर आता है, और ये ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड है। इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो टर्शरी अमीन्स, और टर्शरी अमीन्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जितनी भी ड्रग्स हमारी टर्शरी अमीन्स होती हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं, यानी कि वो लिपोफिलिक होती हैं, ठीक है, यानी कि लिपिड लवर होती हैं और हमारी मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेती हैं हमारी तमाम टर्शरी अमीन्स। अब अगर हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, यानी कि अब हमारी बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करती है, तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है ये ये जो हमारी ड्रग है हमारी बॉडी के अंदर बहुत अच्छे से जाके जज्ब हो जाती है, फिर हमारी बॉडी के अंदर और हमारे बॉडी के अंदर मौजूद टिश्यूज़ में ये बहुत अच्छे से फैल जाती है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड टिश्यूज़। और अगर जब इसने एक्सक्रीट आउट होना हो तो ये मेटाबोलाइज हो जाती है लिवर में और एक्सक्रीट हो जाती है यूरिन के जरिए, ठीक है, यानी कि बॉडी से बाहर चली जाती है। फार्माकोडायनामिक्स के बारे में बार बार मैंने भी आपको बताया, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की वो उसी चीज़ को ही अब आप लोग आसान लफ्ज़ों में लिख लोगे यहाँ पर। कैसे कि ये आपका एसिटाइलकोलिन था जो कि पहले साइनेप्टिक वेसिकल के अंदर महफूज था। जब ये यहाँ पर आता है साइनेप्टिक स्पेस के अंदर जब खुलेगा तो यहाँ पर मौजूद एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज एंजाइम, या जिसे आप लोग कोलिन एस्टीरेज एंजाइम, सिंपल कोलिन एस्टीरेज कह दो एंजाइम, या एसिटाइलकोलिन एस्टीरेज एंजाइम का नाम दो। ये एंजाइम जो कि आपके एसिटाइलकोलिन को कोलिन में और एसीटेट में तोड़ देता है। अगर तो हम लोग इसी एंजाइम को ही ब्लॉक कर दें, इसकी एक्टिविटी को रोक दें, ब्लॉक कर दें, तो क्या होगा कि ये हमारे एसिटाइलकोलिन को नहीं तोड़ेगा, हमारा एसिटाइलकोलिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होगा, और जो कि हमारे रिसेप्टर के ऊपर जो भी हमारा रिसेप्टर है उसके इफेक्टर ऑर्गन है या मसल्स हैं या दूसरा कोई न्यूरॉन है, तो आप लोग कहते हो कि उसके लिए वो अवेलेबल रहेगा। जितना ज़्यादा इसकी अमाउंट रहेगी, कंसंट्रेशन रहती है हमारे एसिटाइलकोलिन की, उतना ज़्यादा एक्शन दिखाने के लिए वो हमारे लिए हर टाइम मौजूद रहेगा। तो अगर अब हम लोग कहते हैं कि इस एंजाइम को कोई रोक दे और इस तरह से रोके कि इसको दोबारा काम करने के काबिल ना छोड़े, तो ऐसी ड्रग को आप लोग कहते हो कि ये इरिवर्सिबल है।
अब रीड आउट करती हूँ, गौर से सुनोगे आप लोग। कहते हैं इकोथायोफेट इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट, जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है जो कि कोवलेंटली बाइंड, जिनके बहुत अच्छे से ये जुड़ जाती है एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एंजाइम के साथ, ठीक है, कोवलेंटली यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाती है। फिर एंजाइम इरिवर्सिबली यानी कि दोबारा उसके साथ में उसको काम करने के काबिल नहीं छोड़ती, उसके एक्शन को दोबारा रिवर्स नहीं होने देती, एंड कंप्लीटली ब्रेक डाउन इट, और उस एंजाइम को मुकम्मल तौर पर तोड़ देती है। एज ए रिजल्ट एसिटाइलकोलिन इंक्रीजेज, और नतीजतन क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन बढ़ जाएगा और उसका एक्शन भी एनहांस हो जाएगा यानी कि बढ़ जाएगा। फिर आप लोग कहते हो कि रिस्टोरेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टरेज एक्टिविटी रिक्वायर्स द सिंथेसिस ऑफ न्यू एंजाइम मॉलिक्यूल्स। अब अगर हम लोग चाहते हैं कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज जो है वो अपना काम दिखाए, तो लाजिम है कि हमारे बॉडी के अंदर नए एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स बनना स्टार्ट हों, राइट। अगर हम लोग उसकी रिस्टोरेशन यानी कि बहाली चाहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमारी बॉडी को चाहिए कि वो न्यू एंजाइम्स जो है वो प्रोड्यूस करें, सिंथेसाइज करें। नेक्स्ट थिंग, आप लोग बात करते हो एक्शंस ऑफ इकोथायोफेट की, कि अब ये क्या करेगा। हम लोगों को पता है एक तो कि ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग है, यानी कि जो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होंगे वही इसके एक्शंस होंगे। आप लोग कहते हो इकोथायोफेट जो है वो दोनों के दोनों रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाती है, इस वजह से इसका मस्करीनिक एक्शन भी है और निकोटीनिक एक्शन भी होता है। फिर अगर तो मस्करीनिक एक्शन इसका जाहिर हो रहा है, तो आप लोग कहते हो मियोसिस कॉज करती है, यानी कि प्यूपल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, मीन सुकड़ा देती है उनको। स्लाइवेशन करती है, यानी कि ये जो थूक या फिर लुआब जो है उसकी रतूबत को बढ़ा देती है। स्वेटिंग को, पसीने को बढ़ा देती है। ब्रेडिकार्डिया करती है, हार्ट बीट को कम कर देती है। वेजोडाइलेशन कॉज करती है, वेसल्स की डायलेशन कर देती है। एंड फॉल्स इन ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर को भी कम कर देती है। और अगर तो इसका निकोटिनिक एक्शन होगा, तो फिर आप लोग कहते हो मसल ट्विचिंग कर देती है, यानी कि अकड़ा देना मसल्स को, पट्टों को, पूरी की पूरी बॉडी के अंदर रेस्टलेसनेस, बेचैनी पैदा करना और कन्फ्यूजन पैदा करती है, राइट। ये चीज़ हो गई कि उसके एक्शंस क्या होते हैं। अगर आप लोग इसके एक्शंस मतलब कि इस तरह से डिवाइड करके नहीं करना चाहते हो, तो आप लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट में पढ़ी थी कि एसिटाइलकोलिन के अपने एक्शंस क्या क्या होते हैं। आप लोगों ने ये एक वर्ड मीन याद किया था, डम्बल्स, ठीक है। डम्बल्स, डी फॉर डायरिया, यू फॉर यूरिनेशन, एम फॉर मियोसिस, बी फॉर ब्रेडिकार्डिया, बी फॉर ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, ई फॉर इमेसिस, एल फॉर लैक्रिमेशन एंड एस फॉर स्वेटिंग, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज़ को नहीं याद करना चाहते हो, तो आप लोग एक दफ़ा ही इस डंबल्स को याद कर लो, और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स के लिए इन सबको आप लोग लिख सकते हो एक्शंस ऑफ एसिटाइलकोलिन में, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं थेराप्यूटिकली, अगर हम लोग देखें इसको, हम लोग इस्तेमाल करने की नीयत से किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग कहते हो कि ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस ड्रग के। कब? जब हम लोगों ने क्रॉनिक ट्रीटमेंट करना हो ओपन एंगल ग्लोकोमा का। ग्लोकोमा के बारे में हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था। इट्स अ ग्रुप ऑफ आई डिसऑर्डर्स या आई डिजीजेज। ये आई की बीमारियों का एक मजमुआ है, जो कि क्या किसकी वजह से होता है? ऑप्टिक नर्व डैमेज की वजह से, यानी कि आपकी आंख की जो नर्व्स हैं, ऑप्टिक नर्व्स हैं, वो जब ख़राब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उसकी वजह से ये ग्लोकोमा पैदा होता है, जिसके बहुत सारे सिम्टम्स भी हैं, राइट। इसके बाद हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जब कभी अगर हम लोगों के ये यूजेस जो हैं, ये एक्शंस जो हैं, जब ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए वो एडवर्स इफेक्ट्स बन जाते हैं। तो इन्हीं में से ही आप लोग एडवर्स इफेक्ट्स भी लिख सकते हो। एज फॉर एग्जांपल आप लोग कहते हो एडवर्स इफेक्ट्स गैर ज़रूरी असरात क्या क्या हो सकते हैं? डायरिया, यूरिनेशन यानी कि यूरिन का फ्लो बढ़ जाना, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट का कम हो जाना, और इसके अलावा और बहुत सारे, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ तक हो गया हमारा कोलिनर्जिक एगोनिस्ट। नेक्स्ट थिंग हम लोगों की स्टार्ट होती है कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जिसको आप लोग एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का भी नाम देते हो, पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स का भी नाम देते हो, राइट। आप लोग कहते हो कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स जो होती हैं, या आप लोगों की एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी होती हैं, ठीक है। या फिर आप लोग कहते हो पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स, लिटिक यानी कि लाइसिस करने वाला, या फिर पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक एंटागोनिस्ट ड्रग्स होती हैं हमारी, जो कि अब पैरासिम्पैथेटिक एक्शन के एगोनिस्ट या एंटागोनिस्ट यानी कि उसके ऑपोजिट काम करेगी, ठीक है। अच्छा, हम लोगों को मालूम है कि कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइलकोलिन है। हम लोग स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं, 2-3 लेक्चर से हम लोग देख रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द कोलिनर्जिक सिस्टम। जो जो काम ये करता है तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन कहलाता है।
अगर तो इसके काम को हम लोग रोक दें, इसकी सिंथेसिस को रोक दें, तो क्या होगा, क्या उसका ऑपोजिट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पहले अगर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट था तो अब ये कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट बन जाएगा। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकना है या फिर उसकी बाइंडिंग को रोकना है। हम लोग कहते हैं एसिटाइल कोलिन जो है वो हमारे कोलिनोसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाता है। कोलिनोसेप्टर्स कौन से हमारे, एक मस्कारेनिक रिसेप्टर और दूसरा निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में हम लोग मजीद जानते हैं कि M1 से लेकर M5 तक इसके रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसमें से M1 से M3 तक ज़्यादा एक्टिव हैं। M4 M5 हमारे CNS में मौजूद होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। नेक्स्ट थिंग, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो हैं वो NN और NM दो तरह के होते हैं। लाइक आप लोग कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि न्यूरॉन और मसल के दरमियान का जो रिसेप्टर्स होंगे वो। यानी कि निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे पास दो तरह के हो गए और मस्करेनिक रिसेप्टर्स 5 तरह के। और हमारा एसिटाइल कोलिन इन दोनों के दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर जाके बाइंड कर जाता है। हम चाह रहे हैं कि इसके एक्शन को ऑपोजिट कर दें, तो जहाँ जहाँ ये बाइंड करेगा तो हम लोग उसकी बाइंडिंग को रोक दें, ठीक है। मस्करेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहा है तो हम लोग इसको इसके ऊपर बाइंड ना होने दें। निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर रहा है तो हम लोग इसको इसके ऊपर बाइंड ना होने दें, या फिर हम लोग एसिटाइल कोलिन की ही सिंथेसिस को हम लोग स्टॉप कर दें, या फिर उसको हम लोग बनने ना दें, या फिर उसके एक्शन को हम लोग रोक दें। देन इट विल बी कॉल्ड एज कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो फिर उस टाइम पे होता क्या है कि जो एक्शंस हमारी एसिटाइल कोलिन दिखा रहा है, आप लोग कहते हो कि जो एक्शंस हमारा एसिटाइल कोलिन दिखा रहा है, लाइक दिस वन डंबल्स, आप लोग कहते हो जो एक्शंस ये दिखा रहा था एसिटाइल कोलिन, अब क्या होगा, इसके ऑपोजिट काम करना स्टार्ट कर देगा। हमारी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो होगी वो इसके ऑपोजिट काम करना स्टार्ट कर देगी। एज फॉर एग्जांपल आप लोग बात करते हो कि अगर ये डायरिया कर रहा था, कॉन्स्टिपेशन डायरिया कॉज कर रहा था हमारा एसिटाइल कोलिन, तो इसका अब हमारा कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट क्या करेगा, वो कॉन्स्टिपेशन पैदा कर देगा। फिर अगर ये यूरिनेशन कर रहा था, ठीक है, यूरिन के फ्लो को बढ़ा रहा था, तो ये यूरिनरी रिटेंशन कर देता है, यानी कि बॉडी के अंदर ही ठहरा देता है। ये मियोसिस कॉज कर था, यानी कि आपके प्यूपिल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर था, तो ये मेड्रियासिस पैदा करता है, यानी कि आपके प्यूपिल को डायलेट कर देगा। ये अगर ब्रेडिकार्डिया कर रहा था, यानी कि हार्ट रेट को कम कर रहा था, तो ये क्या करेगा, ये टेकीकार्डिया कर देता है, यानी कि आपके हार्ट रेट को बढ़ा देता है। ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, यानी कि आपके सांस की नालियों को सिकुड़ा रहा था, तंग कर रहा था, तो ये ब्रोंको डायलेशन कर देता है। ब्रोंको डायलेशन यानी कि उनको डायलेट कर देगा, फैला देगा, खुला कर देगा। ये लैक्रिमेशन कर रहा था, यानी कि जो मतलब कि आपकी आँखों का जो पानी है या जिसे आप आंसू कहते हो वो बढ़ा रहा था, उसको लैक्रिमेशन कर रहा था। जबकि ये क्या करता है, ज़ीरो ऑफ्थैल्मिया कर देता है। ऑफ ऑफ्थैल्मिया कहते हो, ठीक है, या फिर आप लोग कहते हो ड्राई आइज, यानी कि आपकी आंख का जो पानी है वो खुश्क कर देगा, यानी कि आंखों को खुश्क कर देगा। ये इमेसिस कॉज करता था, तो ये इमेसिस कॉज नहीं करता। ये स्वेटिंग पैदा करता था, यानी कि आपके जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीशंस को बढ़ा देता था, ठीक है, पसीने को बढ़ा देता था। अब ये क्या करेगा, ये आपकी आपकी स्किन को ड्राई कर देता है, खुश्क कर देता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है। इसी तरह से ये स्लाइवेशन पैदा कर रहा था, यानी कि आपके मुंह के अंदर जो लुआब थी उसकी उसकी रतूबत को बढ़ा रहा था, यानी कि थूक को बढ़ा देता है। ये जो एसिटाइल कोलिन है ये रतूबत को बढ़ा देता है, तो ये क्या करता है, ये मुंह को खुश्क कर देता है, ड्राई माउथ कर देता है, या फिर आप लोग जिसको नाम देते हो जीरोस्ट्रोमिया का, राइट। जीरो ऑफ्थैल्मिया था, ये आई से रिलेटेड है, ठीक है। जीरोस्टोमिया ये मीन माउथ को खुश्क कर देना या फिर मुंह का खुश्क हो जाना, इसको आप लोग जीरोस्टोमिया का नाम देते हो। तो आप लोग ये वाले एक्शंस जो हैं, ये सारे एक्शंस किस में होंगे, जब कभी कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट देते हैं या एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं या पैरासिम्पैथोलिटिक्स ड्रग्स देते हैं हम लोग, राइट। अब हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आपकी जो पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग्स हैं या फिर कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट हैं वो हमारी निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी जाके बाइंड करती हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी। अब अगर हम लोग ऐसी ड्रग्स लें जो निकोटिनिक रिसेप्टर पे बाइंडिंग ना होने दें तो एंटी निकोटिनिक हो गई, और ऐसी ड्रग्स जो कि मस्करेनिक रिसेप्टर पे बाइंड ना होने दें वो एंटी मस्करेनिक ड्रग्स हो गई, ठीक है, या एजेंट्स हो गए। अब क्या कहते हो कि एंटी निकोटिनिक एजेंट्स हैं मजीद दो तरह के होते हैं, एक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं और दूसरे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स, यानी कि जो हमारे ये न्यूरॉन्स के
और हमारे मसल्स के दरमियान में जो मतलब कि जंक्शन पर जो रिसेप्टर्स मौजूद होंगे न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहलाएंगे। अगर उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है वो, ठीक है, उसके इनहिबिट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देगा उस रिसेप्टर को, तो फिर क्या कहलाएगा, वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कहलाएगा। और सेकंड थिंग वो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, दूसरे गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं जो पूरी की पूरी गैंग्लिया को ब्लॉक कर देते हैं, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी मस्करिनिक ड्रग्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि हमारे मस्करिनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, ठीक है, और हमारे एसिटाइल कोलिन को मस्करिनिक रिसेप्टर पर जाके नहीं बाइंड होने देगा। और वो क्या करते हैं, वो हमारे मीन एसिटाइल कोलिन के एक्शन को अपीयर नहीं होने देगा, जाहिर नहीं होने देगा, जिसकी वजह से हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो सारा सारा ऑपोजिट काम करने लग जाएगा, जो वो काम करता था उसके ऑपोजिट काम करने लग जाएगा, राइट। तो अगर अब आप लोग एट्रोपिन की बात करते हो, अब हम लोग बहुत सारी चीज़ें पहले से ही पढ़ चुके हैं, तो आप लोग इसको याद रखोगे कि नंबर 1 कि ये एंटी मस्करिनिक एजेंट है, ठीक है। आपने एक दफ़ा अपनी क्लासिफिकेशन को याद कर लिया, अब आप लोगों को आइडिया है कि एक तो एंटी मस्करिनिक एजेंट है, सेकेंड थिंग ये पैरासिम्पैथोलिटिक ड्रग है, फिर ये भी कि कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। 3 पॉइंट्स बन गए आपके। इसके अलावा आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था दैट एट्रोपिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द एट्रोपा बेलाडोना, ठीक है। आप लोग इसको एट्रोपा बेलाडोना से ऑब्टेन करते हो और इट इज़ अ नेचुरल अल्कलॉइड, ठीक है, कुदरती तौर पर इसको हासिल करते हो फ्रॉम एट्रोपा बेलाडोना से। और ये भी टर्शरी अमीन है, और टर्शरी अमीन के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होता है। अच्छा, टर्शियरी अमीन्स क्या होते हैं कि जो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं। अब हम लोग इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को देखें तो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, जैसे आपकी पहले वाली थी। आप लोग ये तो जीआईटी से एब्जॉर्ब हो जाती है तेजी के साथ, आपके बॉडी के अंदर अच्छे से फैल जाती है, मेटाबोलाइज होती है, पार्शली मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर से, यानी कि आधी जो होगी वो कुछ हिस्सा जो है इसका लीवर से मेटाबोलाइज हो जाता है और एलिमिनेट होती है यूरिन से, यूरिन के जरिए ये बाहर चली जाती है, और इसकी हाफ लाइफ जो है वो 4 आवर्स है, 4 घंटे है। अब अगर हम लोग फार्माकोडायनामिक्स की बात करें तो फार्माकोडायनामिक्स को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम लोग उसको आसान लफ्ज़ों में लिखना चाहें तो आप लोग क्या करते हो, इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से याद करोगे। कैसे कि आप लोग सपोज करते हो कि एंटी मस्करिनिक एजेंट है ना, तो ये मस्करिनिक रिसेप्टर है। आप कहते हो इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म के आपका एसिटाइल कोलिन भी आकर लग सकता है, एट्रोपिन भी और स्कोपोलामिन भी, ठीक है। लेकिन एट्रोपिन जो है वो एसिटाइल कोलिन को जुड़ने नहीं देता, इसके साथ कॉम्पिटिटिव यानी कि कंपटीशन लगाता है, इसको जुड़ने नहीं देगा और खुद अपने आप को आगे लेकर आता है और इसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, कॉम्पिटिटिवली बाइंड करता है विद मस्करिनिक रिसेप्टर्स। अच्छा, अब आप लोग क्या कहते हो कि एट्रोपिन हैज़ हाई एफिनिटी फॉर मस्करिनिक रिसेप्टर्स, इसके अंदर ज़्यादा ताकत किसकी है कि मस्करिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर लग जाए, ठीक है, इतनी इसके अंदर सलाहियत होती है। वेर इट बाइंड्स कॉम्पिटिटिवली एंड प्रिवेंटिंग एसिटाइल कोलिन टू बाइंड, वहाँ पर जहाँ पर वो कॉम्पिटिटिवली यानी कि कॉम्पिटिशन लगाता है आपके एसिटाइल कोलिन के साथ कि भाई तुम नहीं जुड़ोगे, मैं खुद जुड़ूंगा इसके साथ, और फिर क्या करेगा, रोक देता है एसिटाइल कोलिन को जुड़ने से। फिर इस एट्रोपिन एक्ट्स बोथ सेंट्रली एंड पैरिफेरली, ये वहाँ पर भी यानी कि सेंट्रली भी सीएनएस में भी अपना इफेक्ट दिखाता है, सीएनएस पर भी अपने असरात जाहिर करता है, और पैरिफेरली भी बॉडी के अंदर, पैरिफेरी के अंदर भी यानी कि इर्द गिर्द भी मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स के अंदर अपने असरात दिखाता है। और इसका दौरानिया कितना है, 4 घंटे। अगर तो हम लोग इंट्रावीनसली लेते हैं तो इसका दौरानिया होता है 4 घंटे, लेकिन अगर हम लोग इसको आँख में डालते हैं टॉपिकली, व्हेन यूज्ड टॉपिकली इन आई, तो इसका जो असर है लास्ट फॉर डेज, तो इसका जो असर है वो काफ़ी दिनों तक रहता है, ठीक है। एक्शंस क्या होते हैं, एक्शंस के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो जो असरात आप लोगों ने देखे कि आपके जो असरात थे लाइक दिस वन के ऑपोजिट हो गए थे, ठीक है। आप लोग यही सारे के सारे एक्शंस जो हैं वो आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। लाइक आइस के अंदर क्या करता है, अब प्यूपिल को डायलेट कर रहा है, ये मिडरियासिस कॉज कर रहा है, जैसे हम लोगों ने इसके अंदर पढ़ा था, यहाँ पे मियोसिस था, तो अब यहाँ पे ऑपोजिट एक्शन में मिडरियासिस आ रहा है। तो आप लोग कहते हो कि क्या होगा कि प्यूपिल जो है वो डायलेट हो गया, लाइक मिडरियासिस हो गई। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, इतना समटाइम इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है कि डेंजरसली तौर पर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि खतरनाक हद तक। फिर वही बात कि आप लोगों के पैरासिम्पैथेटिक एक्शन में तो जो सिक्रीशंस थी वो इंक्रीज हो रही थी, इसके अंदर सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाती हैं, सिक्रीशंस डिक्रीज हो गई, एक्टिविटी ऑफ जीआईटी और एज एन एंटीस्पाज्मोडिक आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। स्लाइवरी ग्लैंड्स में क्या होगा कि मुंह खुश्क हो जाएगा, सिक्रीशंस डिक्रीज हो जाएंगी, जीरोस्टोमिया यानी कि मुंह का खुश्क हो जाना, इतना खुश्क हो जाता है कि बात करने में भी दिक्कत पैदा होती है। ये एक्शंस उस टाइम पर हैं जब हम लोग मीन एट्रोपिन का सही इस्तेमाल कर रहे हो या फिर लगातार इस्तेमाल कर रहे हो। फिर आप लोग क्या कहते हो, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रोंकोडाइलेशन कॉज करता है, राइट, ब्रोंकोडाइलेशन।
ब्रोंकोडायलेशन पैदा करता है और सिक्रीशंस को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस को ये डिक्रीज कर देगा। स्वेट ग्लैंड का क्या क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है वो खुश्क हो जाती है और हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपरथर्मिया भी पैदा हो सकता है, यानी कि दर्जा हरारत का बढ़ जाना। लैक्रिमेशन पैदा होती है। अच्छा, हाइपरथर्मिया जैसे आप लोगों की बॉडी से हीट निकलने लग जाती है बाहर की तरफ, वैसे लैक्रिमेशन क्या होता है, यानी कि आंख से पानी का बहना। तो उसका क्या होगा कि सिक्रीशंस इसकी भी कम हो जाती हैं। आप लोग कहते हो जीरो ऑफ्थैल्मिया पैदा हो जाता है, यानी कि आंख खुश्क हो जाती है। अब हम लोग इसको इस्तेमाल कहाँ पे कर सकते हैं? आप लोग इसको ऑफ्थैल्मिकली इसको इस्तेमाल कर सकते हो कब? जब आप लोगों ने रेटिना का जांच पड़ताल करनी हो, या फिर ऑप्टिक डिस्क की जांच पड़ताल करनी हो, या फिर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो यूज एज एन मिड्रियासिस के तौर पर, यानी कि जब कभी आप लोगों को ज़रूरत हो कि आप लोगों ने प्यूपिल को डायलेट करना है, तब आप लोग इसको इस्तेमाल करोगे। देन एंटीस्पाज्मोटिक के तौर पर इस्तेमाल करते हो कब? जब कभी आप लोगों ने जीआईटी की मतलब कि मोटिलिटी को रिलैक्स करना हो, ठीक है। और ब्लैडर को और जीआईटी की मोटिलिटी को अगर आप लोगों ने रिलैक्स करना है, तब आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। और इसके बाद आप लोग एंटी सिक्रेटरी के तौर पर इस्तेमाल करते हो, यानी कि सिक्रीशंस को रोकने के लिए। जब कभी आप लोगों ने अपर या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिक्रीशंस को ब्लॉक करना हो, रोकना हो, तब आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। और इसके साथ साथ जब कभी आप लोगों ने स्लाइवरी सिक्रीशंस को आपने ब्लॉक करना हो, स्पेशली आप लोग जब ड्यूरिंग सर्जरी या बिफोर सर्जरी आप लोग चाह रहे होते कि सिक्रीशंस आपके स्टॉप हो जाएं, यानी कि पेशेंट की सिक्रीशन स्टॉप हो जाएं, तो उस टाइम पर आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो एज एन एंटी सिक्रेटरी एजेंट, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो? ब्लॉक कर देते हो स्लाइवरी सिक्रीशंस को। देन मोशन सिकनेस में भी इस्तेमाल करते हो। मोशन सिकनेस में आप लोग प्रोफाइलेक्टिक एजेंट यानी कि हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते हो। कुछ लोगों को क्या होता है कि सफ़र के दौरान उन लोगों को वॉमिटिंग होने लग जाती है, ये और वो होती किस वजह से है कि लाइक वो देख कुछ रहे हैं, आवाज़ किसी चीज़ की आ रही है, निगाह कहीं जा रही है और पीछे से आवाज़ किसी और चीज़ की आ रही होती है, जिस जो कि हमारा ब्रेन जो है जिसको सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा होता। तो उस चीज़ को आप लोग कहते हो मोशन सिकनेस, ठीक है। डिस्टर्बेंस ऑफ द पिक्चर विद साउंड, ठीक है। तो आप लोग कहते हो उसके लिए उसके फिर सिम्टम्स में क्या आ जाता है कि एज अ रिजल्ट आपको वॉमिटिंग आने लग जाती है, कह का आना या उल्टी का आना। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप लोग प्रोफाइलेक्टिक तौर पर यानी कि हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर आप लोग इसको लेते हो, ठीक है, फॉर मोशन सिकनेस। और ये स्पेशली लिया जाता है कि जब कभी सफ़र जो है वो 4 से 6 घंटे का हो। देन एंटीडोट फॉर कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, अगर तो कभी आप लोग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट मीन ज़रूरत से ज़्यादा ले ली है या फिर आपने गलत खुराक ले ली थी या लेनी नहीं थी, तो उसके एंटीडोट के तौर पर यानी कि तरियाक के तौर पर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हो। यानी कि कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के एक्शन को ख़त्म करना है अगर आपने, तो इसके असर को तर्क करने के लिए आप लोग एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हो। इसके साथ साथ आप लोग इस्तेमाल करते हो एज एन एंटीडोट फॉर इंसेक्टिसाइड्स को भी, इंसेक्टिसाइड्स के असर को ख़त्म करने के लिए भी आप लोग इसका इस्तेमाल करते हो। एंड सम टाइप्स ऑफ मशरूम पॉइजनिंग कुछ लाइक बच्चे होते हैं वो मशरूम्स खा लेते हैं, एक्सीडेंटली खा लेते हैं, हादसाती तौर पर खा लेते हैं, जिसके फिर हम लोग इलाज के लिए एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। मशरूम पॉइजनिंग से क्या होता है कि आपके सारी सारी जो सिक्रीशंस है वो बढ़ जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब कभी आपकी पैरासिम्पैथेटिक एक्शन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लाइक अगर आपका रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएँ, तो क्या होगा कि वो जो मेन सिक्रीशंस हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपके मुंह से झाग निकलना स्टार्ट हो जाता है, सांस की नाली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से सांस अंदर बाहर नहीं हो सकता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो दम घुट जाता है और दम घुटने से इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। तो आप लोग कहते हो मशरूम पॉइजनिंग में भी इसी तरह से होता है। आप लोग कहते हो मशरूम पॉइजनिंग में आप लोग एट्रोपिन ले सकते हैं, किस लिए? एज एन एंटीडोट। देन आप लोग एडवर्स इफेक्ट्स देखते हो इसके, यानी कि गैर ज़रूरी असरात या फिर मुज़र असरात में आप लोग कहते हो लाइक ज़ीरोस्टोमिया का हो जाना, मुंह का खुश्क हो जाना या फिर आंखों का खुश्क हो जाना, हार्ट रेट का बढ़ जाना लाइक टैकीकार्डिया, कॉन्स्टिपेशन पैदा होना, जिनके कब्ज़ का होना, या फिर सीएनएस में कन्फ्यूजन हो जाती है, या फिर रेस्टलेसनेस बेचैनी पैदा होना, या फिर ब्लड विजन यानी कि नज़र का धुंधलापन या धुंधला जाना, राइट। आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको लेक्चर समझ में आया है तो काइंडली लाइक दिस वीडियो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।